नमस्कार। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं, हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड, और जो बजाज शोरूम्स के अधिकृत विक्रेता हैं, जिनके काफ़ी सारे शोरूम्स हैं दिल्ली में। तो हम इन्हीं से जानते हैं, मुकेश शर्मा जी से, कि आपका सफ़र कैसा रहा और किस तरह से आपके सफ़र की शुरुआत हुई। तो आपका इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दीपक जी नमस्कार। पहली बात तो आपने मौका दिया और आप हमारे यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपका सबसे पहले तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि जैसे पता चल रहा है कि आप काफ़ी हाईली एजुकेटेड रहे हैं और फिर एक शोरूम की तरफ आए। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड से, कैसी रही? दीपक जी देखिए, परम पिता परमेश्वर का बड़ा आशीर्वाद रहा है, मेरे माता पिता का मेरे पर आशीर्वाद रहा है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर रहे थे। ओके। तो डिसिप्लिन और एजुकेशन हमारे साथ शुरू से बचपन से जुड़ी हुई है। 1990 में मैंने दिल्ली से ही अपनी 12th क्लब पास की थी और रानी बाग में स्कूल है। हाँ। और वहाँ पर मैं इसको अपना भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से अच्छा मेरा रैंक था, मैंने टॉप किया था। ओके। 94 में मैंने बीटेक किया मैकेनिकल के अंदर, और 94 में ही मैंने जॉब शुरू कर दिया था गॉडरेज के अंदर। मैंने गॉडरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो होंडा में काम किया, जो अभी हीरो मोटोकॉर्प है। और 5 साल मैं विदेश रहा था। एक हॉलैंड की कंपनी है बांग्लादेश के अंदर, इसका नाम है रनर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। 2019 में मैं हिंदुस्तान वापस आया था और मैंने बजाज का कारोबार शुरू किया था। 95 से 98 में मैंने अपना MBA किया था दिल्ली से ही। और उसके बाद का सफ़र मैंने आपको बता दिया है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। एक जर्नी जो हमने की है अभी तक, खुद से बड़ा संतुष्ट हुए हैं। तो वैसे जिस आपने MBA उस टाइम किया जब बहुत बच्चे सोचते भी नहीं थे MBA करने की, और MBA बड़ा लिमिटेड प्रोफेशन होता, तो उस वक्त MBA क्यों दिमाग में आया? क्योंकि उस टाइम तो जो बच्चे ज़्यादातर होते थे वो डॉक्टर, पुलिस वाला या इस टाइप की जॉब करना चाहते थे। तो आपके मन में MBA को लेकर के ऐसा क्या आया अचानक? मैंने जब ज्वाइन क्योंकि किया, फैमिली रही आपकी आर्मी से, बिल्कुल ठीक और बात। आप एकदम बिजनेस फील्ड में की स्टडी। अपने परिवार का मैं पहला इंजीनियर था, तो मैंने गॉडरेज ज्वाइन किया था और मैं था एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर। पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहिए। तो मार्केटिंग के अंदर ही मैंने MBA किया इसलिए, और मैंने अपना करियर ट्रैक चेंज किया। तो मैं सर्विस से, आफ्टर सेल्स से मैं सेल्स में आ गया, सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गया। और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं ही मेरठ में था। तो वो MBA करने के बाद भी वहाँ पर आया। तो वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी चेंज हो गई, और चूंकि मैं टेक्निकली साउंड था, तो एक टेक्नोक्रेट बन गया। तो MBA प्लस इंजीनियर का जो कॉम्बिनेशन होता है, और मैं हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी मैंने काम किया इसलिए, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत काम किया, क्योंकि टेक्निकल थे और MBA कर लिया था, तो वही काम हमेशा काम आया। तो आप आज की डेट में आपने लगभग मैं सुना 14-15 शोरूम से, तो वो कहाँ पर बेसिक है हमारे? देखिए, हमारी जो शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में हुई थी। हमने पहला जो शोरूम खोला था जमुना पार में खोला था, गणेश नगर के अंदर। फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया। फिर हमने लक्ष्मी नगर, अपना कृष्णा नगर में खोला। फिर हमने कोंडली में खोला, पतमड़गंज खोला, और उसके बाद फिर नॉर्थ दिल्ली में आ गए हम लोग। तो नॉर्थ में भी हमने 5 शोरूम खोले हैं और 5 वर्कशॉप हमारे यहाँ पर भी हैं। तो पीरागढ़ी, नरेला, बुराड़ी, भवाना और पीतमपुरा, ये सब ग्लोबल के ही हैं। अभी हाल में जैसे एकदम टेक्निक चेंज हुई है, पेट्रोल वर्जन से सब इलेक्ट्रिक वर्जन पे आ रहे हैं। तो ये जो चेंज का जो सफर है, ये आपको कैसा लगता है? इसके लोगों ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया, कितना एक्सेप्ट किया? देखिए, हमेशा से ये फंडा रहा है लाइफ में कि कस्टमर को चॉइस मिलनी चाहिए, और चॉइस अगर अच्छी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज की डेट में आज हम देख रहे हैं कि भारत एक विकसित देश होने जा रहा है, और सब लोगों का जो रुझान है, सबका जो ध्यान है, वो एनवायरनमेंट की तरफ है। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि पॉल्यूशन कम करना चाहती है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आया है अभी, तो आई थिंक ये राइट डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रही है। और जो मोबिलिटी सेक्टर की जो मूवमेंट है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोबिलिटी इज ए राइट स्टेप एक्चुअली। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया। आज दिल्ली के अंदर लगभग 15% जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक बिक रही हैं। तो अगर 100 गाड़ी मान लीजिए दिल्ली में बिकती हैं, तो 15% आज इलेक्ट्रिक बिकना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं पर इससे देखिए पॉल्यूशन कम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, आप जहाँ बैठे हैं, चेतक का ही शोरूम है, चेतक इलेक्ट्रिक का, तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आप समाज में एनवायरनमेंट को साफ रख रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए आप एक अच्छा माहौल छोड़ रहे हैं, धुआं नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कार्बन न्यूट्रल होना एज ए कंट्री इज अ बिग अचीवमेंट फॉर एनीबॉडी। तो आई एम श्योर कि इस तरह के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जहाँ पर धीरे धीरे एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब बजाज की तरफ से ही अगले 1-2 महीने में एक नई गाड़ी आने वाली है, जो वर्ल्ड की शायद पहली गाड़ी होगी, जिसको CNG गाड़ी कह रहे हैं।
तो बजाज की सीएनजी गाड़ी, जिससे भी धुआं पोल्यूशन बहुत कम होता है, एमिशन बहुत कम होते हैं, प्लस साथ में माइलेज ज़्यादा अच्छा है, उसका एवरेज बहुत अच्छी है उसकी। तो आई थिंक ये भी एक चमत्कारिक स्टेप होगा कि जैसे कभी 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक आया था, और उसके बाद 4 स्ट्रोक बहुत साल चला, लगभग 4 डिकेड तक चला। उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक्स आनी शुरू हो गई हैं, अब ये सीएनजी की गाड़ी आ रही हैं, फ्लेक्सी फ्यूल आ गया है जिसके अंदर 20% से लेकर आप इथेनॉल मिक्स कर सकते हो। तो ये जो जितना भी कुछ होने जा रहा है, कस्टमर के पास चॉइस रहेगी हमेशा कि मुझे पेट्रोल की गाड़ी लेनी है, या सीएनजी की लेनी है, या इलेक्ट्रिक लेनी है, या मुझे फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ी लेनी है। तो आई थिंक जब भी कस्टमर को चॉइस मिलती है तो ये समाज के लिए, हर एक के लिए अच्छा होता है। बेस्ट पूछूं। यस। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे बहुत सारा गवर्नमेंट बार बार बोले एक सब्सिडी भी देती है, Yes. तो सब्सिडी तक का परसेंटेज क्या रह जाता है नॉर्मल? क्योंकि डायरेक्ट तो बहुत महंगी गाड़ियां हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी, तो क्या सभी के लिए सब्सिडी है या कुछ लिमिटेड कैटेगरीज लोगों के लिए सब्सिडी है? देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जल्दी अपनाने के लिए एक फेम स्कीम चालू की थी, जिसके अंतर्गत कुछ बजट इन्होंने निर्धारित किया था कि भाई लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ले तो उसको थोड़ा डिस्काउंट करें, क्योंकि बैटरी की टेक्नोलॉजी भी नई है, तो गाड़ियाँ थोड़ी महंगी हैं। तो महंगाई कम करने के लिए, ताकि गाड़ी अफोर्डेबल बने, उसके लिए इन्होंने सब्सिडी देनी शुरू की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जाती है, इसको बोलते हैं फेम, और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी होती है। तो लगभग 25,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जो कि मैन्युफैक्चरर को मिलती है, जो कस्टमर के पास होती है। और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी, जैसे लास्ट ईयर 31 मार्च तक जो भी गया है, दिल्ली सरकार की 14,500 की सब्सिडी थी, जो कि 1 अप्रैल से 10,000 रुपये रह गई है बात की। तो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है और धीरे धीरे प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इन शोरूम कह सकते हैं 35,000 रुपये तक का उसको डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, इतना मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी व्हीकल टू व्हीकल। 30,000 से लेकर 45,000 तक मिल जाता है। 30 से 45 के बीच, इसके बीच में मिल जाता है जी। तो अभी जैसे एक चीज और आ रही है कि ये जो गवर्नमेंट बड़ी उठापटक हो रही है आज की, और दिल्ली का तो बहुत कम बैड लक भी कह सकते हैं आज की डेट में कि विदाउट सीएम दिल्ली चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है, या जैसे लोग ये शोर मचा रही है ईडी या सीबीआई, क्या ये फंडा लग रहा है? कैसे लग रहा है? देखिए, पॉलिटिकली मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकारें हैं और पार्टी का मतभेद छोड़कर कहीं ना कहीं देश का और जनता का कल्याण करना चाहिए। आज हम ये मानते हैं कि देश का वर्चस्व पूरे संसार में काफ़ी ऊपर चला गया है मोदी सरकार के अंदर, और मेरा मानना ये है कि भी मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार 10 सालों से आई है, एटलीस्ट इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत इज्जत से लिया जाता है। आज कुछ भी मैटर हो वर्ल्ड में, चाहे आप बात कर लो यूक्रेन की बात कर लीजिए, या कोई यूएनओ की सीट की बात कर लीजिए, तो सारे मैटर्स के अंदर इंडिया को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो जो कि शायद ये बात इतनी पहले नहीं थी, लेकिन जब ये वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज काफ़ी नाम अच्छा हो गया है। साथ ही साथ देश के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए हैं भाई, जैसे जम्मू कश्मीर का जो इन्होंने जो 370 का किया है, जैसे इन्होंने ट्रिपल तलाक का किया, इन्होंने राम मंदिर जो उन्होंने एजेंडा में लिया था उसका काम किया इन्होंने। तो इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है वो करके दे रहे हैं, पब्लिक इनको लाइक कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आई थिंक दे आर डूइंग गुड जॉब। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे को अनुमान है कि इस तरह का काम करने वाला लीडर जो है कम मिलते हैं, जो कि अपना स्वार्थ छोड़ के पूरे देश हित के लिए काम कर रहा है। तो आई थिंक वी ऑल आर लकी टू हैव दी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है। जहाँ तक बात रही स्टेट की, अब स्टेट की और सेंटर की जो टसल है उसमें आम आदमी पिस रहा है सर। तो कहीं ना कहीं मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई किसी भी तरीके से आप देश हित की बात करें, जनता के हित की बात करें, पार्टी जो मर्जी हो, कम से कम हमारे जो प्रोग्रेस चल रही है वो नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर है। अच्छा, पर जैसे जब ये केजरीवाल सरकार जब तक सत्ता में नहीं आए थे, तब इन्होंने कहा था भी किसी के ऊपर अगर राजनेता के ऊपर जरा सा भी कोई दाग लगता तो उसको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब ये खुद कह रहे हैं जबकि जेल में कि अभी मेरे को मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो क्या कथन और करने में कहीं ना कहीं आपको लगता फर्क है ये? देखिए, दोबारा से पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो आदमी कहता है उसको करना चाहिए। मैंने ये बात कभी सुनी नहीं कि भी वो केजरीवाल जी ने ऐसा बोला हो कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है तो वो उनको एज ए लीडर लीड बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सरकार का संचालन जेल से अच्छी तरह से हो सकता है, बिकॉज सरकार के अंदर फैसले लेने के लिए सिर्फ सरकार एक आदमी नहीं होती, पूरा ब्यूरोक्रेटिज्म उसके साथ में होता है, पूरे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पूरी सरकार के अंदर एक पूरा संस्थान है, एक कैबिनेट बैठती है, डिसीजन होते हैं, उसके ऊपर विचार मंथन होता है, तब जाके फैसले लिए जाते हैं। अब अगर भारतीय कानून ये अलाउ नहीं करता कि भी आपकी कैबिनेट मीटिंग हो पाए या आपके आईपीएस आईएएस ऑफिसर मिल पाए, ब्यूरोक्रेट्स बैठ पाए, अपने विचार पेश कर पाए, तो पॉलिसी के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो जाएगा।
अगर कोई रास्ता निकलता है तो बात अलग है, बट चूंकि ये मैटर बहुत बड़ा मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतने एक स्टेट को, कैपिटल ऑफ द कंट्री को चलाना जेल से एक उचित तरीका होगा। शायद कोई वाया मीडिया निकालना चाहिए। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि आप सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं, तो सोशल वर्क में अचानक एक आपका ब्यूरोक्रेट्स मतलब एक बिजनेस में होते हुए आपके एजुकेशन लाइन, फिर बिजनेस लाइन, और देन उसके बाद एकदम सोशल, तो सोशल वर्क का तरफ कैसे आपका रुझान बना, क्या सोच करके आप? मेरे को ये लगता है, देखिए कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में जो भारत की सभ्यता में या भारत की संस्कृति में रहा है, वो सब लोग जानते हैं कि जब हम समाज से कुछ प्राप्त करते हैं तो एक समय आता है हमें समाज को देना चाहिए, चाहे वो जिस तरह से भी हम दे सकते, जिस मर्जी रूप में दे पाए। आज आप देखिए कि कोई व्यक्ति कोई कर सेवा करता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है, कोई शादी करा देता है बच्चों की, कोई एजुकेशन में किताबें देता है। तो जब आपके पास समय आता है और समय भी हो तो आप करने की क्षमता अगर रखते हो तो आपको समाज को ज़रूर वापस देना चाहिए, चाहे जिस मर्जी रूप में हो। पहले मैं पढ़ाई में था, उसके बाद मैंने अपना अपना जो नौकरी की, फिर बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, फैमिली में भी ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल सेटल्ड है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को कुछ दे पाए। तो जैसे ही समय मिलता है, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर हम लोग सामाजिक कार्यों में तत्परता से काम करते हैं। मैं लायन क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ ना कुछ जैसे हमें समय मिलता है हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कैंसर डिटेक्शन हो गया, पीछे हंगर पे काफ़ी काम किया, अभी हमने आई स्क्रीनिंग कैंप कराया, अभी फिर उससे पहले क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन काम किया। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ये हमें खुद को संतुष्टि मिलती है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ दे पा रहे हैं। क्योंकि समाज का काम तो, और अभी मैंने सुना था कि आप पीछे वुमेन्स क्रिकेट को भी आपने प्रमोट किया था शायद। हाँ जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा जी। हमें लगा कि एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जहाँ पर युवा बच्चे जो होते हैं या वीमेन क्रिकेट के लिए भी कुछ कर पाए। क्योंकि देखिए आईपीएल चल रहा है, सब लोग मानते हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ लड़के खेलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज डब्ल्यूपीएल भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मंच होने चाहिए जहाँ पर भी प्रतिभा को हम निखारने का मौका दे पाएँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम युवा को एक यंग एज पर एक प्लेटफॉर्म दे पाए जिससे अपना टैलेंट निकाल पाए, खासतौर पे काफ़ी गरीब बच्चे आते हैं इसके अंदर, अगर वो कुछ कर पाए और टैलेंट है उनके अंदर, तो इनको तलाश के उनको एक अगले मंच पर ले पाए, तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रयास रहेगा समाज के लिए। तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? अगर हम अंत में एक बात पूछे, ब्रीफ में अगर हम कहें, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की डेट में? मेरा संदेश युवा को यही रहेगा, देखिए जब हम यंग थे तो हम लोग बाहर खेला करते थे, हम बाहर खेला करते थे, खूब मेहनत करते थे और घर में हमें कहते थे जल्दी घर आया करो। आज का युवा मैंने देखा उसकी मनोदिशा ऐसी है कि वो घर में कंप्यूटर पे लगा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता, वो घर से बाहर निकलता नहीं, उसे बोलना पड़ता है बाहर जाके खेल ले। तो मैं युवा को ये बोलूँगा कि आप जो भी करो लेकिन थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से उठो बैठो, अपना सर्कल बनाओ और अपने अंदर कुछ स्किल्स लेकर आओ। देखिए क्या है कि सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, डेफिनेटली आपके अंदर हर तरह का स्किल होना चाहिए, और स्किल कोई भी हो। तो अगर आपने स्किल गेन कर लिया तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आप कुछ ना कुछ समाज के लिए आगे कर भी पाओगे। तो डेवलप स्किल्स, चाहे वो म्यूजिक का स्किल हो, चाहे वो खाने का स्किल हो, चाहे वो डांस का स्किल हो, चाहे वो पढ़ाई का स्किल हो, पर कोई स्किल डेवलप करो जिससे आप उससे अपनी रोजी रोटी बना पाओ। और दूसरा साथ में मुझे लगता है सामाजिक तत्व हो, धरती पर आए हो, पृथ्वी पर आए हो तो बाहर जाओ, नेचर को एंजॉय करो, लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ। ये मेरा यही छोटा संदेश रहेगा। ये बहुत अच्छा रहा। देखिए मुकेश शर्मा जी ने बहुत सारी बातों का बड़ा अच्छे से जवाब दिया, तो हम चाहते हैं कि इस तरह इनकी ये लाइफ और भी उज्जवल होती रहे, हम ऐसे ही कामना करते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को यूं ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।